नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज़ के साथ और मैं हूं शिरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास और ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। आज रायपुर के कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सरकार के 9 मंत्रियों ने प्रेस वार्ता ली और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयान पर नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस भाषा का प्रयोग इस शिविर में बीजेपी नेताओं ने किया है उसके लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी होगी। बघेल ने कई अन्य मुद्दों को लेकर भी बीजेपी और पार्टी के नेताओं को निशाना साधा है। उसी में आपको उत्तर भी है। ये लोग अब छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ के हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है और छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लोग ये मानते हैं कि सरकार हमारी सरकार है। चाहे वो किसान हो, चाहे अनुसूचित जाति के हो, चाहे जनजाति के हो, चाहे पिछड़े वर्ग के हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, सब लोग ये मानते हैं कि सरकार हमारी सरकार है। और अब इनके पास कुछ नहीं रहा तो केवल ये नफरत फैला के अराजकता लाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 7 सितंबर को भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में प्रदेश में सूखे और खरीफ फसलों की संभावित स्थिति की समीक्षा सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। एक माह बाद कैबिनेट की बैठक होने के कारण विभिन्न विभागों के कई प्रस्ताव मंजूरी के लिए लंबित हैं, जिनमें से यात्री बस किराए में 25% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। साथ ही रावणभाटा स्थित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की जमीन के बदले ट्रस्ट को रायपुर में निगम की जमीन देने संबंधी प्रस्ताव को भी अनुमोदित किए जाने की संभावना है। राज्य सरकार में राजस्व संबंधी कामकाज की जटिलता से राहत दिलाने के लिए नामांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया जा सकता है। रायपुर के 192 केंद्रों में आज कोविड का टीकाकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी में 26,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है, मगर वैक्सीन के लिए सिर्फ 220 डोज ही उपलब्ध कराने की वजह से कई केंद्रों पर विभागीय कर्मचारियों को समस्या भी उठानी पड़ी। गौरतलब है कि रायपुर में कल 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। छत्तीसगढ़ में वैश्विक निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जाने वाला है। हम आपको बता दें कि भूपेश बघेल सरकार द्वारा वर्ष 2022 की शुरुआत के साथ ही नवा रायपुर में इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ के नाम से इस मीट का आयोजन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये कार्यक्रम 27 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगा। सरकार का मानना है कि छत्तीसगढ़ में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और इस मीट के जरिए निवेश को बढ़ावा भी मिलेगा। वहीं विपक्ष के नेता इन दावों को खोखला साबित करने में लगे हैं। देखिए, इनके सरकार के दावे खोखले निकले। विधानसभा में प्रश्न लगाया गया था और प्रश्न के माध्यम से इन्होंने खुद जवाब दिया है। अभी इन्वेस्टर मीट के मामला नहीं है, वास्तविक में बहुत सारे मामला उसमें है और मुख्य रूप से ये है कि जो 2.5 साल का मामला, इस 2.5 साल में कौन मुख्यमंत्री रहेंगे, कौन बदल जाएंगे, क्या मामला आएंगे, तो बहुत जल्दबाजी में ये इन्वेस्टर मीट बुला रहे हैं। पता नहीं इस इन्वेस्टर मीट के पहले क्या परिस्थितियाँ चेंज होती है। एक प्रकार से मामला अधर में लटका हुआ है और इनके बुलाने से भी हम लोगों ने 2.5 साल में देखा है, जिस सरकार को जो स्वयं कहे कि मुझे विकास पे विश्वास नहीं है, ऐसे विकास विरोधी यदि सरकार छत्तीसगढ़ में रहेगी तो कोई इन्वेस्टर मीट का फायदा होने वाला नहीं है। रायपुर के चौक चौराहों से 44 भिक्षुओं को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने मोवा में भिक्षुक पुनर्वास केंद्र में भेज दिया है। पकड़े गए अधिकांश भिक्षुक दूसरे राज्यों के हैं और रायपुर दुर्ग के आउटर में रहते हैं। भिक्षुकों के नाम, पता समेत अन्य डिटेल पुलिस द्वारा ले ली गई है। रायपुर पुलिस ने शहर के चौक चौराहों को भिक्षुकों से मुक्त करने के लिए मुहिम चला रखी है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। भिक्षुक पुनर्वास केंद्र की संचालक सोशल एक्टिविस्ट ममता शर्मा का कहना है कि प्रोजेक्ट के तहत भिक्षुकों का पुनर्वास किया जाएगा और उनका स्किल डेवलपमेंट कर उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा कि जितने बेगर वास्तविक हैं उनको चिन्हांकित किया जाए। अगर वाकई उनके पास में कोई रोजगार के लिए कोई ऐसा उनका उपलब्ध नहीं है, समाधान नहीं है, या उनके घर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनको लेकर के सरकार चाहती है कि वो यहाँ पर रहें, तब तक उनके स्वास्थ्य और खाने पीने की व्यवस्था। दूसरे चरण में इनको लेकर के एक कौशल उन्नयन का जो होता है
स्किल डेवलपमेंट से इनको जोड़ा जाएगा। जिसको जिस तरह का इंटरेस्ट दिखाई देता है, किसी को स्टिचिंग पे होगा, किसी को खाने पीने की चीज़ बनाने, किसी को डेकोरेटिव आइटम, तो उन सबको उसके लायक हम ट्रेनिंग से जोड़ेंगे। अधिकांश भिक्षुक दूसरे राज्यों से हैं। उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बिहार के अधिक भिक्षुकों को पकड़ा गया है। प्रशासन इन सभी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर उनको अपने घर भेजेगा। देखिए, दूसरे राज्य के जो लोग हैं तो हमारा सखी वन स्टॉप सेंटर को भी इसमें जोड़ा गया है। उनका जो पोर्टल है, उस पोर्टल में इनके डिटेल लेकर के हम अभी डालने वाले हैं। तो जिस दिन पोर्टल में चढ़ जाएगा, दूसरे प्रदेश की पुलिस हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगी। वो अपने जिस भी थाना इनका संबंधित मोहल्ला थाना में लगता है, वहाँ से वेरिफिकेशन होकर के हमारे पास आ जाएगा। जैसे आ जाएगा कि भाई इनका परिवार है और ये लोग बेगर प्रवृत्ति के नहीं है, ये किसी वजह से यहाँ फंसे मिले हुए हैं, तो हमारी जो भी विभाग है, पुलिस और प्रशासन, जिला प्रशासन, उनको वहाँ तक पहुँचाने में मदद करेगी। पकड़े गए भिक्षुकों से जब बात की गई तब उन्होंने अपना बचाव किया। बचाव में किसी ने कहा कि कोई ऐसे ही सड़क पर बैठे हुए थे तो पुलिस उनको उठाकर ले आई, तो कोई पानी पीने आने का बहाना देकर अपने आप को बचा रहा था। बेटा हमें इधर मांगती खजी आता है तो इसके साथ में आ जाते हैं। इसके बच्चे गांव में हैं, 2 बच्चे हैं, कानपुर जिला भोगनी थाना। टिफिन डब्बा को धरे थे, उनको धर कर हेड़ कर पानी लेने जा रही थी। वो मुझको भीख मांग रहे बोल के ना, वो पुलिस वाले धर के मुझको नान कर डाल दिया। मेरे आदमी को 2 बच्चा नान लिया, एक लड़का एक लड़की, और उनको भी नान लिया, मुझको भी। और मेरे बच्चे लोग को छीन कर उधर बच्चे वाले में डाल दिया। यही तेली बांधा का सर वहीं के निवासी है, बैठे थे सर में मॉर्निंग ड्राफ्ट में, उसको उठा कर ले आया सर। नहीं सर, तो ऐसे ही बैठा था सर, बैठता छाया है उसमें। वो गए थे पूरी को, आए पूरी से, उतरे थे गाड़ी से, ट्रेन से जाने वाले थे घर को, तो गाड़ी आई गई। गाड़ी वाले ने पुलिया से, तेली बांधा से पुलिया से लेके यहाँ आए। हम भी पुरी से आए, हम पूरे लोग पुरी से आए थे, जगन्नाथपुरी से आए। हाँ, रेलवे स्टेशन पर से हम उतरे, यहाँ उतरे तो खाना पका के खाए बा हम, तो यहाँ से हमारे तेली बांधा से हमको उठा के ला लिए। अब आगे ये देखना होगा कि ये मुहिम कितनी कारगर साबित होती है। कैमरामैन टिकेश्वर साहू के साथ नवरत्न पाराशर की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, रायपुर। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई है। ये बैठक विधायक कॉलोनी में आयोजित की गई। बैठक में सरप्लस धान की नीलामी के संबंध में चर्चा हुई। इस बैठक में मंत्रिमंडल उप समिति के सदस्य मंत्री मोहम्मद अकबर, प्रेम साय सिंह टेकाम, रविंद्र चौबे और उमेश पटेल शामिल थे। छत्तीसगढ़ में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर समेत प्रदेश के ज्यादातर मैदानी इलाके में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं दक्षिणी और उत्तरी छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। अंतागढ़ विधायक अनूप नाग ने क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए कोरेनार पुलिया का किया शिलान्यास। 13 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से यहां पुल का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक अनूप नाग ने कहा है कि बांदे क्षेत्र सहित पूरे अंतागढ़ विधानसभा में लगातार पुल और सड़कों के नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। विधायक नाग ने ये भी कहा है कि कोरेनार की पुल की गुणवत्ता और समय सीमा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिसको भी फोटो खिंचाना खिंचा देंगे, इस शुभ कार्य के लिए भीगने के लिए तैयार है। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए अंतागढ़ विधायक आदरणीय अनूप नाग जी। सबसे बड़ा सुखद अनुभव तो और हो ही नहीं सकता, जो बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित, आवश्यक नदी पर पुल का निर्माण का आज शुभारंभ किया गया है। ये मेरे लिए नहीं, पूरे क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा सुखद क्षण है। इस कार्य के लिए निश्चित रूप से बहुत संघर्ष तो किया है, परंतु मेरी ये संघर्ष, मेरी ये तकलीफ
आज के इस क्षेत्र की जनता को, भीड़ को देखकर मुझे ऐसा कोई अनुभव ही नहीं हो रहा है। मैं काफी अभिभूत हूँ। जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा को लेकर आयुष यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि हमारी पढ़ाई लिखाई जब पूरी तरह से ऑनलाइन हो रही है तो परीक्षा क्यों ऑफलाइन कराया जा रहा है। नर्सिंग छात्रों की परीक्षा ऑनलाइन करानी होगी। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग सब लोग चलेंगे, मांग करेंगे अपनी। हम लोग वहाँ पे बैठेंगे, जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी बात सुनने कोई नहीं आएगा। ठीक है, धूप है, गर्मी। राजधानी रायपुर के गोल बाजार इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में कार चला रहा था। इसी दौरान उसे शारदा चौक में बाइक सवार युवक विशाल विश्वकर्मा को ठोकर मार दी और ठोकर इतनी भयानक थी कि घटनास्थल पर ही विकास का एक पैर कटकर अलग हो गया, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले की एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज वीआईपी न्यूज़ के पास है। जो आहत था विजय विश्वकर्मा, वो सुबह जा रहा था, उससे फोर्ड फीगो का चालक था विजय साहू, उसके द्वारा उसके पैर पर अपनी कार चढ़ा दी थी, जिससे कारण वो घायल हो गए थे। घायल होने के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। अभी गोल बाजार में इस पर 338 के तहत मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है। बाद में उसमें और भी धाराएं जोड़कर उसके संबंधित खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। वीआईपी न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सुभाष की बात। हमारे पड़ोस का अफगानिस्तान अब तालिबान हो गया। एक राष्ट्र के रूप में तालिबान को मान्यता मिल रही है, कुछ देश उससे मान्यता दे रहे हैं। आज तालिबान ने अपना एक नेता भी चुन लिया, जो उनके धार्मिक नेता हैं, उनको ही उन्होंने अपना नेता मान लिया। चूँकि तालिबानी एक सोच है जिसमें धर्म को प्रमुखता से लेकर जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो जो लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने तालिबान के रूप में अफगानिस्तान पे कब्जा किया। और बहुत सारे देशों ने, खास करके हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने उसको मान्यता देने के लिए या उसको प्रश्रय देने के लिए सबसे पहल की। अब सवाल ये है कि जो कुछ तालिबान में हो रहा है उसको लेकर हम यहाँ बात क्यों कर रहे हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि को नरप होए हमें कहानी। दरअसल ये बात ये है कि जो दासी मंथरा थी, वो रानी कैकेयी से जब ये बात कहती है तो ये बात समझ में आती कि अगर कोई राजा होता है तो उससे दासी को क्या फ़र्क पड़ेगा। दरअसल बहुत सारे लोग हमारे देश में इस तरह सोचते हैं कि कहीं पर भी कुछ हो उससे हमको क्या करना। कोई मुख्यमंत्री बने, कोई मंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने, पड़ोस में कुछ हो, पर ऐसा नहीं होता। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वो एक ग्लोबल विलेज है। आज हमारे आस पड़ोस में जो कुछ भी होता है उससे हम प्रभावित होते हैं, जो कुछ घटना होती है उससे हम प्रभावित होते हैं, हमारे मूल मुद्दे उससे भटकते हैं। हम देखते हैं कि हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे यहाँ मुद्दों से भटकाने के लिए भी बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। हमारे पास अगर पाकिस्तान जैसा देश ना हो, बहुत सारे लोगों को कोसने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हमारे पास यदि कश्मीर ना हो तो बहुत सारे मुद्दे अपने आप लोगों को ठंडे पड़ जाएंगे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हमारा भारत हो। दोनों जगह के नेताओं को और कश्मीर के नेताओं को भी अपनी बहुत सारी राजनीति करने के लिए ऐसे मुद्दे चाहिए जो हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाते हों या अन्य जातियों को भी आपस में लड़ाते हों।
तो इस समय जो तालिबान है वो हम ये नहीं कह सकते कि कोई नरप होए हमें कहानी, को नरप होए हमें कहानी, चेरी छाड़ी की होई रानी। राज्य सत्ता का जब तख्ता पलटता है और जब दूसरी सत्ता आती है तो वो सत्ता हमारे साथ किस तरह का व्यवहार करने वाली है, पड़ोसी राष्ट्र हमारे साथ किस तरह का रिलेशन रखेगा, ये निश्चित रूप से इससे हमको फर्क पड़ता है। आज पड़ोसी राष्ट्र अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद तालिबान जो है वहाँ काबिज हुआ। ईरान की तरह यहाँ भी धार्मिक नेता जो मुल्ला अखुंदा जदा हैं वो वहाँ के अब नेता होने जा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इससे इसलिए फ़र्क पड़ रहा है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं, जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारा विदेश मंत्रालय है, उसके बयान आ रहे हैं कि वहाँ की सरजमी पर भारत के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे हमको तकलीफ हो। चूँकि तालिबान एक तरह की कट्टरपंथी सोच है जो कथित धार्मिक मान्यताओं के आधार पर स्त्री पुरुष में भेद करके धर्म के नाम पर ऐसी शासन व्यवस्था चाहती है जिसमें कुछ ही लोग के पास जो कि पुरुषवादी सोच के हैं सारे अधिकार हों। ऐसे लोग आधुनिक वैज्ञानिक सोच और बराबरी के अधिकारों के खिलाफ होते हैं। हमारे देश में भी डेमोक्रेसी के बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टियां तालिबानी सोच की है। अभी हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉट स्टार पर एक सीरीज आई द एम्पायर। इस सीरीज के आते ही लोगों ने सोशल मीडिया पे बवाल कर दिया। जिस बाबर को हमारे देश में कथित तौर पर बहुत गालियां देते हैं, जिसे एक लुटेरा आतताई बताते हैं, सीरीज में उसे एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो काबुल से आकर हिंदुस्तान में पानीपत में लड़ाई लड़ता और फिर मुगल सल्तनत की वहाँ से शुरुआत होती है। द एम्पायर सीरीज जो है वो अब तक की जो किस्से कहानी है उससे एक अलग छवि बाबर की निर्मित करती है। तो जो लोग बाबर को गाली देते हैं, जो बहुत सारे मुसलमानों को बाबर के साथ जोड़ते हैं, उनकी राजनीति यहाँ पर थोड़ी मुश्किल होती है। अगर बार बार चीज़ों को आप जोड़ते हैं चीज़ों से तो वो किस तरह बिगड़ सकती है उसका एक उदाहरण है। जम्मू कश्मीर को लेकर हमारे देश का सियासी पारा हमेशा चढ़ा रहता है। मोदी सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में भी लिखा था कि कश्मीर से धारा 370 हटाकर इससे जो विशेष राज्य का दर्जा था वो छीन लिया। यहाँ के नेता और बहुत समय तक नज़रबंद रहे, जनता को भी बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। अभी भी हालात वहाँ उस तरह से सहज नहीं हुए हैं जैसे होना चाहिए। वहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जो कि कभी भाजपा के साथ भी रही है, उसने भी एक तल्ख बयान दिया है। अब तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है उनके पास जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार है। पाकिस्तान का समर्थन तालिबान को है। तालिबान के जरिए वो घुसपैठ की कोशिश करेगा। अभी हमारे देश में 5 राज्यों में खास करके उत्तर प्रदेश जहाँ की एक मुस्लिम बाहुल्य आबादी है वहाँ चुनाव होना है। तो अब ये चुनाव तो जब होगा तब होगा, पर तालिबान के बहाने अब इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है। अभी हाल ही में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो कोरोना काल में तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह की सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की उसकी आलोचना करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेक न्यूज़ से भरा है और सोशल मीडिया कंपनी पर इस तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। खबरों के जरिए सांप्रदायिकता रंग देने की कोशिश लगातार हुई है जिससे हमारा देश बदनाम हुआ है। अब फिर एक बार अफगान जो कि तालिबान है उसके माध्यम से अब एक बार फिर से इसकी सियासी कोशिशें सोशल मीडिया पे दिख रही है। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे अलग अलग बयान दिए, जो बयान निश्चित रूप से आने वाले समय को दर्शा रहे हैं कि ये चुनाव को लेकर बयानबाजी हो रही। राजनीतिक पार्टियां जिनको तालिबान की महिलाओं से, बच्चों से जो हताहत हो रहे उनसे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल उनको यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है, इसीलिए वो लोग तालिबान का नाम लेकर अब बहुत सारी बातें कह रहे हैं और पिछले उस इतिहास को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो इतिहास का पृष्ठ काला है और वो आपस में लोगों को डरा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में बीते 1 साल से 16 हाथियों की मौत अलग अलग कारणों से होने की बात सामने आई है। काफी समय से प्रदेश में हाथी और मानव का द्वंद्व चलता रहा है। 15 साल सत्ता में रही भाजपा की सरकार ने ये द्वंद्व खत्म करने के कई प्रयास किए, लेकिन इन प्रयासों में उन्हें नाकामी हाथ लगी।
कांग्रेस सरकार भी प्रयास कर रही है कि हाथी और मानव के बीच का ये द्वंद्व खत्म किया जा सके, लेकिन हाथियों की मौत के आंकड़े कुछ और ही बयान कर रहे हैं। मामले में अब सियासत साफ साफ देखी जा रही है। हाथियों की मौत पर आए आंकड़ों को लेकर विपक्ष भी अब कई सवाल खड़े कर रहा है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान भी सामने आया है। उन्होंने हाथी और मानव द्वंद्व को लेकर 2.5 साल में कोई भी कार्य सरकार द्वारा नहीं कराए जाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर भी कई तंज सरकार पर कसे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने हाथियों की मौत के पीछे किसी गिरोह के होने की आशंका भी जताई है। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में हाथी और मानव का जो द्वंद्व चल रहा है, 2.5 साल व्यतीत होने के बाद में ये सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ी है। जब लेमरू प्रोजेक्ट की बात आई, आज कहां पर है, क्या है, 2.5 साल में कहां बढ़ी है। दूसरी तरफ हाथियों के द्वारा जो जन और धन की जो हानि हो रही है, इसको रोकने में सरकार पूर्ण रूप से असफल है, महावत कमजोर साबित हो रहा है। हाथियों की मौत और प्रदेश में हाथियों की स्थिति को लेकर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ हाथियों का विचरण क्षेत्र बन चुका है। पहले हाथियों की मौजूदगी सीमित इलाकों में थी, लेकिन अब ये शहरी इलाकों तक भी पहुंच गए हैं। उन्होंने हाथी अभयारण्य बनाने की योजना पर काम जारी रहने की बात भी कही है। वहीं इस चुनौती से निपटने के लिए विशेषज्ञों से रायशुमारी किए जाने की बात भी कही है। हाथियों का लगातार विचरण का क्षेत्र नया बन रहा है और बदल भी रहा है। सरकार की ओर से अपनी प्रायोरिटी है, हम लोग जहाँ जहाँ हाथियों के लिए अभयारण्य बनाने की हमारी योजना है उसमें तो काम चल रहा है, लेकिन इनका पूरा छत्तीसगढ़ अब इनका विचरण का क्षेत्र बनते जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। इसके निदान के लिए विशेषज्ञों की राय इसमें ली जा रही है। निश्चय ही प्रदेश में आए हाथियों के मौत के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वर्ष 2020 की बात करें तो प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में 10 हाथियों की मौत हुई थी। वहीं 2021 में अब तक 6 हाथियों की मौत हो चुकी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इनमें से ज़्यादातर हाथियों की मौतें करंट लगने की वजह से हुई है। वहीं कई 100 संदिग्ध हालत में भी मिले हैं। ऐसे में इन मौतों पर सवाल उठना भी लाजमी है। अब देखना ये होगा कि इस चुनौती से निपटने और हाथियों की मौतों को लेकर सरकार का अगला कदम क्या होता है, या फिर ये सभी प्रयास सिर्फ सफेद हाथी ही साबित होंगे। गरियाबंद नगर में दिसंबर माह से बिना किसी डिग्री या लाइसेंस के एक डॉक्टर द्वारा गांधी मैदान के कॉम्प्लेक्स में भूतेश्वर नाथ नाम की अवैध क्लिनिक संचालित किया जा रहा था। इस बंगाली डॉक्टर द्वारा पंपलेट के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों का इलाज करने का दावा करते हुए प्रचार प्रसार किया जा रहा था, मगर स्वास्थ्य विभाग से कई स्थानीय लोग इस क्लिनिक की शिकायत की। उसके बाद विभाग की टीम ने इस क्लिनिक पर छापा मारकर दस्तावेजों समेत सभी चीज़ों की जांच की। पता चला कि उक्त डॉक्टर के पास डिग्री ही नहीं थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा इस क्लिनिक को सील कर दिया गया। राजधानी रायपुर में पुलिस ने जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली थाना इलाके के सदर बाजार झाबक गली में स्थित एक सूने मकान में दबिश देकर जुआ खेल रहे 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुआरियों से 4.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। गिरफ्तार जुआरी रायपुर और महासमुंद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एडिशनल एसपी सिटी तारकेश्वर पटेल ने बताया कि आज मुखबिर से ये सूचना मिली थी कि झाबक गली के पास एक सूने मकान में बड़े स्तर पर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जिसके आधार पर वहां छापा मारकर जुआ खेल रहे जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ 13 जुआ एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इसके अलावा जिस मकान में जुआ हो रहा था उसके मकान मालिक की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र में सदर एरिया में जुए खेलने की सूचना मिली थी। उसमें हमारी टीम निकली थी और वहां पे रेड करके कार्रवाई की। 15 आरोपी मिले हैं, उनसे लगभग 4,52,000 रुपये और कुछ मोबाइल वगैरह की जब्ती हुई है। जुआ एक्ट की कार्रवाई की जा रही है, सभी को गिरफ्तार किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर के गोल बाजार थाना स्थित शास्त्री मार्केट में आग लग गई। आग वहां स्थित 3 दुकानों पर भी जा पहुंची, जिसके कारण इन दुकानों को भी काफी नुकसान हुआ है। हालांकि सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया।
आग किस वजह से लगी है, इसके ठोस कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। पेड़ का खतरा है, सामने जाए तो बुझ जाएगा, ये पेड़ पूरा पकड़ा हुआ है। लाइट बंद हो तो पूरा फटाफट बुझ जाएगा, लाइट तो बंद है। बीती रात अभी शास्त्री बाजार में 3 दुकानों में आग लग गई थी। दमकल की गाड़ियां पहुंच के वहां पे आग बुझा लिया गया है। कोई किसी को ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, मतलब सामान वगैरह जला है और उसमें आगजनी कायम करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया तो 60-60 ही लग रहा है, अब उसकी जो जाँच की जाएगी तो पता चलेगा। राजधानी रायपुर में रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। विधानसभा थाना क्षेत्र के सड्डू इलाके में एक 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोपी युवक के खिलाफ रेप और पॉस्को की धाराओं के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी मूलतः कवर्धा जिले का रहने वाला है। विधानसभा थाना क्षेत्र में कल एक दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 2 महीने पहले की घटना थी। इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सड्डू एरिया से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय में पेश किया जाएगा। वीआईपी न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।